नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी रील बनाकर मुश्किल में फंसे पीएम मोदी की। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। लाठीचार्ज पर पूर्व चीफ जस्टिस की टिप्पणी की। देखेंगे कॉकरोच जनता पार्टी से कैसे डरा प्रशासन। E20 को लेकर मचा कैसा घमासान। अब E10 से E20 पे स्विच हो रहा है। 10% इथेनॉल मिला रहा है, 10% एवरेज डाउन हो जा रहा है, तो पेट्रोल का इंपोर्ट ड्यूटी कहां से बचेगा। जानेंगे राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे के दौरान क्या रहा खास। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 8 अगस्त को प्रयागराज जाएंगे राहुल गांधी। केपी कॉलेज मैदान में करेंगे छात्रों से संवाद। 1.5 लाख छात्रों ने कराया पंजीकरण। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने तेज की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश। 8 आरोपियों के अलावा 200 से ज्यादा लोगों को भेजा गया नोटिस। संसद में प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सरकार पर तंज। कहा कि अब रावण की वेश पर भी एफआईआर होगी। पीएम मोदी के आंध्र प्रदेश दौरे पर सीजेपी का तंज। एक्स पर भव्य स्वागत का वीडियो शेयर कर लिखा, क्या ये जनता के टैक्स के पैसे से ऑर्गेनाइज हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला 8वां गोल्ड। प्रीति जैस्मीन ने बॉक्सिंग और सोमन ने पैरा शॉटपुट में जीता स्वर्ण पदक। अब तक भारत के खाते में आए कुल 30 मेडल। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार युवाओं के आंदोलन से पूरी तरह हिल गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी युवाओं का आक्रोश कम होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अब सरकार हर तरह से युवाओं को मनाने में जुटी हुई है। लेकिन अब पीएम मोदी अपने ही वीडियो को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। देखिए ये वीडियो। जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही, मोदी सरकार के इस दोहरे रवैये से युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और जब पीएम मोदी ने युवाओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश की, तो उनका ये कदम भी बैकफायर कर गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। दरअसल बीते दिन पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने को लेकर नोएडा की एक 15 साल की लड़की रुचिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उसने माफी मांगते हुए अपना वीडियो भी जारी किया। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर सरकार घिर गई। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने इस एफआईआर पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने युवाओं को माफ करने की बात कही है। लेकिन अब उनका ये बयान उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष तो पीएम मोदी की माफी की मांग कर रहा है। ऐसे में अब उनके इस वीडियो पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं है, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। वहीं आरजेडी ने बीजेपी के ही नेताओं का काला चिट्ठा सामने रख दिया है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि गालीबाजों से प्रधानमंत्री मोदी का पुराना संबंध है। मोदी जी को खुद को पड़ी गाली तो दिखती है, पर इनके नेता कार्यकर्ता जो दूसरों को गाली देते हैं, उससे मोदी जी को कोई आपत्ति नहीं है। आप सांसद संजय सिंह ने बाकायदा वीडियो जारी कर पीएम मोदी के इस वीडियो पर उन्हें घेरा और कहा, आपने ये नफरत के बीज हिंदुस्तान में बोए हैं मोदी जी, ये पाप आपने किया है। आपको याद है आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया, आपको शर्म नहीं आती। आपने इतना दूषित समाज पैदा कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मां की गालियां देते हैं आपके लोग। कुछ इसी तरह सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी वीडियो जारी कर पीएम मोदी को उनके ही वो बयान याद दिलाए जो किसी और के लिए आपत्तिजनक थे। दीपके ने कहा, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एएनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। सीजेपी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा जैसी गालियों से भी बचना चाहिए। देश ऐसी गालियों पर भी शर्मिंदा होता है। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बेटियों को लेकर पीएम मोदी की टिप्पणी पर भी सवाल उठाए हैं। जिस तरह पीएम ने कहा कि बेटियों का अपशब्द कहना कल्चरल शॉक को दिखाता है, उस पर टीएमसी सांसद ने लिखा, प्रिय मोदी जी, पुरुषों ने भी आपको अपशब्द कहे हैं। कृपया अपनी सलाह सिर्फ बेटियों तक ही सीमित ना रखें या अपने दोस्त एप्स्टीन पुरी से सीख लेकर 15 साल की लड़कियों को औरतें ना समझें। उम्मीद है कि आपकी अगली रील में आपके बेटों को भी संबोधित किया जाएगा। यानी युवाओं को मनाने के चक्कर में पीएम मोदी ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया और उन्हें घेरने का। युवाओं के साथ तालमेल बढ़ाने की ये कोशिश उनकी मुश्किलें घटाने की बजाय बढ़ाने का ही काम कर रही है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे सरकार सीख लेगी और क्या पीएम मोदी देश के युवाओं के साथ हुए क्रूर बर्ताव के लिए माफी मांगेंगे, ये देखना होगा। रील को लेकर पीएम मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, तो मामला छात्रों पर लाठीचार्ज का भी थमता नहीं दिखाई दे रहा। और अब ये विवाद सियासी गलियारों से निकलकर न्यायपालिका की टिप्पणियों तक पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह ने अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध के अधिकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सामाजिक संगठन कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं और अब इस पूरे मामले पर न्यायपालिका से जुड़े एक वरिष्ठ पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी ने बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह ने गोवा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित दिवंगत जस्टिस HR खन्ना स्मृति के एनुअल लेक्चर में कहा कि आज असहमति की आवाज उठाने वालों को चुप कराने के लिए अलग अलग कानूनों और तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर युवा जवाबदेही की मांग करते हुए किसी नेता के इस्तीफे की मांग करते हैं तो उन्हें लोकतांत्रिक संवाद की जगह लाठियां और FIR मिलती है। ये स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र की असली ताकत विरोध को सुनने और उसका जवाब देने में होती है, न कि उसे दबाने में। उधर शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने भी एक्स पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे छात्रों के खिलाफ पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। सरकार उन युवा कंटेंट क्रिएटर्स पर भी कार्रवाई कर रही है जिन्होंने प्रदर्शन से जुड़े वीडियो और रील साझा की। ठाकरे ने हिरासत में लिए गए छात्रों, महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग को लेकर भी सवाल उठाए, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी पर नई बहस का केंद्र बन गया है। पूर्व चीफ जस्टिस की टिप्पणी ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, तो इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बीजेपी के अंदर अपना डर बरकरार रखा है। CJP से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने से बचने के लिए गृह मंत्री अमित शाह संसद में नहीं जा रही हैं और अब कॉकरोचों से बचने के लिए सरकार द्वारा फंडेड एक इंस्टीट्यूट का कार्यक्रम ही फिलहाल रोक दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसका खौफ अब भी बना हुआ है। युवाओं की एकजुटता देखकर सरकार घबराई हुई नजर आ रही है। स्थिति ये है कि कॉकरोचों के डर से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी टिस ने एक आयोजन तक रद्द कर दिया। दरअसल मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में 2 अगस्त को 86वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। CJ सूर्यकांत इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे, लेकिन अचानक ही इसे स्थगित कर दिया गया। समारोह से ठीक 2 दिन पहले यानी 30 जुलाई की आधी रात के बाद टिस के रजिस्ट्रार ने छात्रों को एक ईमेल भेजकर कार्यक्रम के स्थगन की जानकारी दी। इवेंट पोस्टपोन को लेकर कोई ठोस वजह भी नहीं बताई गई। छात्रों को भेजे गए मेल में लिखा है कि हमें आपको ये बताते हुए खेद है कि कुछ अप्रत्याशित हालात के कारण टिस का 86वां दीक्षांत समारोह जो 2 अगस्त 2026 को होना था टाल दिया गया। जानकारी के अनुसार दीक्षांत समारोह को स्थगित करने का फैसला मुख्य अतिथियों के समक्ष छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की आशंका के तहत लिया गया था। खबरों के अनुसार प्रशासन को डर था कि कार्यक्रम के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन से जुड़े प्रदर्शन और हंगामा हो सकता है। इसको लेकर संस्थान की तरफ से कहा गया, संस्थान ने आकलन किया कि समारोह के लिए माहौल अनुकूल नहीं था और तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ने से छात्रों, फैकल्टी, स्टाफ, गणमान्य व्यक्तियों, मेहमानों और कैंपस की जिंदगी पर असर पड़ सकता था। संस्थान के इस फैसले पर छात्रों और उनके परिजनों में रोष देखा जा रहा है। वहीं इसे लेकर यह भी माना जा रहा है कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से सरकार और प्रशासन डरा हुआ है। आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी CJ सूर्यकांत के एक बयान के बाद बनी थी। CJ ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचों से की थी और ऐसे में यह माना जा रहा है कि उस कार्यक्रम में भी छात्र अपना विरोध जता सकते थे, जिसमें CJ बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने वाले थे। प्रशासन में अभी भी छात्रों के आंदोलन का डर बना हुआ है, जिसकी चर्चा तेज है। तो चर्चा E20 को लेकर भी खूब हो रही है। पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। लोग अपनी गाड़ियों में आई खराबी को लेकर सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक अनोखे अंदाज में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार की इस नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया।
तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। आंदोलनों से पीएम मोदी और उनकी सरकार पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। वैसे तो देश में मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दों की भरमार है, लेकिन अभी E20 के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया है। ऐसे में जनता के बढ़ते गुस्से के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया। केजरीवाल ने एक अनोखे अंदाज में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार की इस नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में श्याम रंगीला पीएम मोदी के गेटअप में पहुंचे। केजरीवाल ने पीएम मोदी के गेटअप में बैठे श्याम रंगीला से कुछ सवाल भी पूछे, सुनिए। प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी, ऐसे लगा बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है, अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्ट करके जानकारी दी गई कि नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 से 6 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल पर पोस्ट कर बताया गया कि E20 पर मोदी सरकार के झूठ, जबरदस्ती और अहंकार के खिलाफ पूरे देश का जन आक्रोश है। इसके अलावा पूर्व बीजेपी नेता मनीष कश्यप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने बताया कि कैसे E20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, मेरे पास टोयोटा की 4 गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, इनोवा हाई क्रॉस है, हाई राइडर 2 है, और मैं जितना पेट्रोल गाड़ियां है मैं देने के लिए तैयार हूं। 6% एवरेज ARAI कह रहा है कि 6% एवरेज डाउन होता है। भाई रियल वर्ल्ड में कम से कम 10% एवरेज डाउन हो रहा है, मिनिमम 10% एवरेज डाउन हो रहा है। जब आप E10 से E20 पे स्विच हो रहे हैं, 10% इथेनॉल मिला रहे हैं, 10% एवरेज डाउन हो जा रहा है, तो पेट्रोल का इंपोर्ट ड्यूटी कहां से बचेगा? ये बताइए ना। आप लॉजिकली बातें नहीं कर रहे हैं। जब E10 से E20 पे स्विच कर रहे हैं, 10% यहां पे इथेनॉल मिला रहा है, 10% एवरेज डाउन हो गया, तो आपका इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बचा। वहीं आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि एथेनॉल का वो 80% कड़वा सच है जिसे आपसे छिपाया गया और जो पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति का लगातार विरोध हो रहा है। ऐसे में केजरीवाल की प्रमुख मांग है कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल चुनने का विकल्प दिया जाए और E20 वाले पेट्रोल के पैसे कम किए जाएं। लेकिन सरकार किसी पर भी राजी नहीं है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और इसको लोगों का भरपूर समर्थन भी मिला। लाखों की संख्या में वर्चुअली जुड़े लोग इस बात का संकेत हैं कि जल्द ही जनता फिर से सड़क पर उतरने वाली है। E20 को लेकर मचा बवाल सरकार की धड़कनें बढ़ा रहा है, तो इधर कांग्रेस पार्टी देश भर में संगठन को मजबूत करने की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसका मोर्चा खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही परिसीमन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित ट्रेनिंग कैंप के समापन सत्र में हिस्सा लिया। चेन्नई पहुंचते ही राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उनके स्वागत में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर, मंत्री P विश्वनाथन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे। इसके बाद राहुल गांधी सीधे मामल्लापुरम के लिए रवाना हुए, जहां तमिलनाडु कांग्रेस ने 23 जुलाई से अपने जिला स्तरीय नेतृत्व के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है और इसी कार्यक्रम के समापन दिवस में राहुल गांधी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी को फिर से खड़ा करने पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही उन्होंने संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर भी जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत की। कांग्रेस की मजबूती के लिए राहुल गांधी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से अपनों को खो चुके पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसको लेकर राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया। हर युवा जीवन के खोने के पीछे एक ऐसा परिवार होता है जो कभी न मिटने वाला दर्द लिए रहता है और एक टूटी हुई शिक्षा प्रणाली के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। आप जानते हैं कि देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर माहौल मोदी सरकार के खिलाफ बना हुआ है। ऐसे में पेपर लीक से पीड़ित परिवार को राहुल गांधी का साथ मिलना मोदी सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। वहीं तमिलनाडु के दौरे के दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। दरअसल तमिलनाडु की यात्रा के दौरान राहुल गांधी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क किनारे एक दिव्यांग कांग्रेस कार्यकर्ता पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया, गाड़ी से उतरे और कार्यकर्ता को गले लगा लिया। कुल मिलाकर साउथ के राज्यों में बीजेपी की हालत पहले ही खराब थी और अब उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी देश भर में संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं, जिससे बीजेपी खेमे में हलचल मच गई है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगांव में पहलगांव जैसे आतंकी हमले की खबर ने भी देश में खलबली मचा दी है। दरअसल खबर है कि कुलगांव में आतंकियों ने 2 मजदूरों की जान ले ली है और इस बार भी आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया।
देखिए रिपोर्ट। पहलगाम हमले को लेकर अभी तक अपनों को खोने वाले परिवार वो दुख भूले भी नहीं और अब जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हो गया है। आतंकियों ने इस बार जम्मू कश्मीर के कुलगाम को निशाना बनाया। कुलगाम में 31 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे पहलगाम जैसा हमला हुआ। आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 मजदूरों को नाम पूछकर उन्हें गोली मार दी। घटना में जान गंवाने वाले दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान भी किया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए दुस्साहसी आतंकी हमले में देश के 2 श्रमिकों की जान जाना अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आतंकियों के ऊपर इस कायराना हमले के लिए सख्त कार्रवाई हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। आतंकवाद के खिलाफ देश हमेशा एकजुट है। कुलगाम में हुई इस घटना को लेकर अब केंद्र सरकार भी घिरी हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल किया है कि हाई अलर्ट के बाद भी ये हमला कैसे हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें इसका बेहद अफसोस है। उन्होंने आगे कहा कि हमें ये भी नहीं पता कि मजदूरों को किसने और कैसे मारा। इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इस हमले के पीछे कौन है। इसके साथ ही उन्होंने ये सवाल भी किया कि जब हम राज्य का दर्जा मांगते हैं तभी ऐसा क्यों होता है। इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है कि पहलगाम हमले से भी सरकार कोई सबक नहीं ले पाई थी, जब एक बार फिर ऐसी घटना हो गई। वहीं इस मामले की जांच की मांग भी तेज हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पहलगाम जैसा आतंकी हमला हुआ, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी का रंग बदलने को लेकर भी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की जर्सी को नीले रंग की जगह केसरिया रंग दिए जाने पर अब हॉकी इंडिया के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने भी इस फैसले पर सफाई मांगी है। देखिए रिपोर्ट। 2026 FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड कप से पहले भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी का रंग बदलना अब बड़ा विवाद बन गया है। सालों से नीली जर्सी में खेलने वाली टीम इंडिया अब केसरिया रंग की जर्सी में नजर आएगी और जैसे ही जर्सी सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छिड़ गई। विवाद उस समय और बढ़ गया जब हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की के बयान बदलते नजर आए। दरअसल 31 जुलाई को उन्होंने कहा था कि नीले टर्फ पर नीली जर्सी खिलाड़ियों के लिए परेशानी पैदा करती थी और रंग बदलने का फैसला खिलाड़ियों की सहमति से लिया गया। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने हॉकी इंडिया के अधिकारियों को ईमेल भेजकर पूछा कि मैं आपका ध्यान नेशनल टीम की जर्सी के रंग में हाल ही में हुए बदलाव की ओर लाना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि यह फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने चर्चा किए बिना और मेरी जानकारी के बिना ही लिया और लागू किया गया है। मुझे केसरिया रंग चुनने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना अहम फैसला जो हमारी नेशनल टीम की पहचान और प्रतिनिधित्व से जुड़ा है, इसे लागू करने से पहले चुनी हुई लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ चर्चा की जानी चाहिए थी। दिलीप तिर्की के मेल के बाद मामला और गंभीर हो गया। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी टीम की मैन इन ब्लू पहचान सिर्फ जर्सी का रंग नहीं, बल्कि देश की खेल विरासत का हिस्सा है। राष्ट्रीय प्रतीकों और खेल संस्थाओं को राजनीतिक प्रयोगों का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। उधर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी नीली जर्सी को भारतीय हॉकी टीम की ऐतिहासिक पहचान बताते हुए रंग बदलने के फैसले की आलोचना की और कहा कि खेलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अब सभी की नजर इस पर है कि हॉकी इंडिया इस विवाद पर क्या आधिकारिक जवाब देता है और क्या जर्सी के फैसले पर आगे कोई पुनर्विचार होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मामा के बाद में अब बुआ जी आ गई हैं। बुआ जी दिल्ली वाली, ये बुआ जी रेखा गुप्ता जी हैं, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ऑफर किया है कि यहाँ की महिलाओं को वो 2500 रुपये सरकार की तरफ से दिया करेंगे महीना। लेकिन इसमें आसान नहीं है इनको लेना। इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी शर्तें रख दी हैं, जैसे कि 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उनके घर में 4 पहिए वाला कोई वाहन नहीं होना चाहिए, कोई भी परिवार का सदस्य उसमें GST नहीं भरना चाहिए। लेकिन भाई ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चुनाव तो काफ़ी दिन पहले हो चुके हैं और अब तो नए चुनाव आने भी नहीं वाले हैं। तो खैर
कहीं ऐसा तो नहीं है? बुआ जी उसका मुआवजा दे रही हूँ जो अभी अभी आपके घर तोड़े हुए हैं उन्होंने, तो 2500 रुपये महीना आपको उसका समझ लीजिए मुआवजा दिया जा रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन सरकार से जो भी मिल रहा है उसको लोगों को ले लेना चाहिए, क्योंकि देने वाली सरकार ये कम है, लेने वाली ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।